discuss about overload. Okay, ठीक. So first of all, we'll discuss about the meaning of overload. Overload is a state of psychological and physiological deterioration resulting in decrease in performance capacity. Overload is a state of psychological and physiological deterioration resulting in decrease in performance capacity. Well, overload वो हमारी अवस्था होती है, ओवरलोड वो अवस्था है जिसकी अवस्था के दौरान हमारा माइंड और बॉडी दोनों की कंडीशन डिटेरिएट हो जाती है। डिटेरिएशन का मतलब है वर्स्ट कंडीशन का खराब हो जाना। हमारे जो जितने भी सिस्टम्स हैं, इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सभी की कंडीशन डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। उस अवस्था को हम बोलते हैं ओवरलोड। ओवरलोड मीन्स जब आपकी माइंड और बॉडी की कंडीशन डाउन हो जाती है और जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। सिंपली दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोड। और सिंपली यू कैन से ओवरलोड इज ए स्टेट ऑफ डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस कैपेसिटी। ओवरलोड वो अवस्था है जिस अवस्था में एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। बेशक वो ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस जब डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरा एथलीट जो है ओवरलोड की कंडीशन में चला गया है। सो ओवरलोड इज ए स्टेट, ये वो अवस्था है जिसकी अवस्था में एथलीट की परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। परफॉर्मेंस जितने भी परफॉर्मेंस के फैक्टर्स हैं, चाहे वो फिटनेस के फैक्टर हैं, चाहे वो टेक्निकल के फैक्टर हैं, चाहे वो टैक्टिकल के फैक्टर हैं, ऑल द परफॉर्मेंस फैक्टर will decrease considerably. Now क्या होता है कि sportsman has to tackle not only training load and competition load, but he has to tackle some other load. स्पोर्ट्समैन को सिर्फ ट्रेनिंग का ही लोड टैकल नहीं करना पड़ता या कंपटीशन का ही लोड टैकल नहीं करना पड़ता, उसको बहुत सारे और भी लोड होते हैं, जैसे कि घर का लोड है, या स्टडी का लोड है, या सोसाइटी का लोड है, जब वो कोई जॉब कर रहा है, प्रोफेशन का लोड है, एनवायरनमेंट का लोड है। जब ये दोनों लोड, एक ट्रेनिंग का लोड प्लस अदर लोड, इन दोनों लोड को मिला के हम कहते हैं इसको टोटल लोड। जब टोटल लोड उसकी कैपेसिटी के हिसाब से है, व्हेन द टोटल लोड मींस ट्रेनिंग लोड प्लस अदर लोड ऑफ 24 आवर इज ऑप्टिमम, द परफॉर्मेंस कैपेसिटी इंप्रूव स्टेडीली। जब आपका टोटल लोड मीन्स आपका ट्रेनिंग का लोड प्लस घर के लोड जो है, फैमिली के लोड है या जॉब का लोड है, वो 24 आवर में अगर आपका लोड जो टोटल आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली है तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। बट व्हेन द टोटल लोड एक्सीड बियॉन्ड द कैपेसिटी, बियॉन्ड द टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ द स्पोर्ट्समैन, देन फुल रिकवरी कैन नॉट टेक प्लेस आफ्टर ईच डे ऑफ ट्रेनिंग। कई बार क्या होता है कि आप ट्रेनिंग करते हैं, घर में जाके आपको ज़्यादा लोड लेना पड़ता है, या फैमिली का लोड है, या फिर आपके एग्जाम आ गए है, आपको टेंशन हो गई है, तो उस अवस्था में आपका टोटल लोड बढ़ जाएगा। तो अगर आप उस सिचुएशन में ट्रेनिंग कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपकी बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ फटीग बॉडी में रह जाएगी। देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ फटीग इन द बॉडी। सो देयरफॉर फ्रॉम डे टू डे देयर इज ए accumulation of fatigue with the result that the performance capacity will decrease. This is the process of overload. Overload क्यों होता है? क्योंकि जब आपका total load means ट्रेनिंग का लोड जो आप ट्रेनिंग के दौरान टैकल करते हैं, प्लस ट्रेनिंग के बाद भी एथलीट को बहुत सारे लोड टैकल करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया, उसको स्टडी का लोड हो सकता है, उसको प्रोफेशन का लोड हो सकता है, उसको घर में मैनुअल काम करना पड़ सकता है। तो दोनों को मिला के हम टोटल लोड कहते हैं। जब टोटल लोड ऑफ 24 आवर इज विद इन द रीच ऑफ द एथलीट्स कैपेसिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एथलीट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। लेकिन जब टोटल लोड, ट्रेनिंग लोड और अदर लोड एथलीट की कैपेसिटी से बढ़ जाते हैं तो एथलीट विल नॉट एबल टू टेक फुल रिकवरी। तो जो
फटीग है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती जाती है इन द बॉडी, मे बी आफ्टर फ्यू डेज, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ, एक स्टेज ऐसी आती है एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. नाउ विल डिस्कस अबाउट causes of overload. Now there are different causes of overload, like error in training, that is the main reason. सबसे बड़ा कारण है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ही गलत है, ट्रेनिंग प्रोग्राम सिस्टमेटिक नहीं है. दूसरा जो है वे ऑफ लिविंग, एथलीट की वे ऑफ लिविंग, लिविंग स्टाइल कैसा है. तीसरा जो है एनवायरमेंटल फैक्टर, इसकी वजह से भी एथलीट ओवरलोड हो सकता है. चौथा जो लोड है रीजन है दैट इज हेल्थ डिस्टर्बेंस. Now we will discuss one by one about these different reasons. First is insufficient recovery. Now in your training program, if you are not having sufficient recovery period, then athlete can be overloaded. Whenever you start training program, generally we are making it planning. There are different type of planning like macro cycle plan, mesocycle plan, माइक्रो साइकिल प्लान. मैक्रो साइकिल प्लान होता है साल का प्लान, या मीजो साइकिल प्लान होता है मंथली प्लान, या माइक्रो साइकिल प्लान होता है वीकली प्लान. सो व्हेन वी आर मेकिंग ए मैक्रो ईयरली साइकिल प्लान, वी आर डिवाइडिंग द मैक्रो साइकिल प्लान इनटू 3 phases like preparatory phase, competition phase and transitional phase. In preparatory phase, athlete is doing a lot of workout. The main aim of preparatory period is to develop the general base. बहुत सारी एक्सरसाइज करता है, लॉन्ग एक्टिविटी करता है, क्रॉस कंट्री करता है, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करता है. And after preparatory period, he will come into the competition phase. When he is entering the competition period, he has to do high intensity exercise. He has to do specific exercise, competitive exercise. And after that, he has to participate in the competition. So when you are undergoing these 2 phases of periodization, preparatory period और competition period, तो क्या होता है कि एथलीट के जो systems हैं, they are over exhausted. After working through the preparatory and competition period, the system, all the system will be over exhausted, थक जाते हैं, and they need recovery and relaxation. तो उसके लिए बना है हमारा लास्ट वाला ट्रांजिशनल पीरियड. तो अगर हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रांजिशन पीरियड को इग्नोर करते हैं, या उसमें हम प्रॉपर रिकवरी रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, या उस समय भी आप हाई ट्रेनिंग इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो एथलीट कैन बी इजीली ओवरलोड. सो ड्यूरिंग प्रेपरेटरी पीरियड, बिकॉज transitional period, the main aim of transitional period is to give the recovery relaxation to the sportsman. During transitional period, you should go for general exercise, you should do some recreational activity, you do some stretching exercise, rhythmic exercise. So if you are ignoring this type of training, athlete can be overloaded. Then similarly, mesocycle की जो ड्यूरेशन होती है 3 to 6 वीक की होती है. इसमें हर एक mesocycle में लोड की जो डायनामिक है उसको चेंज करते रहना चाहिए. ये नहीं कि हर एक mesocycle में सेम टाइप का आप लोड देंगे, डेफिनेटली एथलीट कैन बी ओवरलोडेड. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो लास्ट वाला मीजोसाइकिल होता है, जनरली 4 to 6 वीक होते हैं. मीजोसाइकिल मीन्स मंथली प्लान. जो लास्ट वाला मीजोसाइकिल होता है, उसमें हमें ज्यादा जनरल एक्सरसाइज और रिकवरी रिलैक्सेशन ज्यादा प्रोवाइड करना चाहिए. सिमिलरली माइक्रोसाइकिल जब आप वीकली शेड्यूल बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम ठीक है, तो आप एथलीट को सफिशिएंट रिकवरी दे रहे हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम विद द ओवरलोडिंग. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन यू आर मेकिंग द माइक्रो साइकिल प्लान, यू हैव टू फ्लक्चुएट योर ट्रेनिंग लोड. ईच डे ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, मंडे आप हैवी लोड दे सकते हैं, ट्यूसडे इट शुड बी लेस लोड, मे बी वेडनेसडे इट कैन बी मीडियम लोड, देन थर्सडे इट कैन बी हैवी लोड. सो लोड शुड बी फ्लक्चुएटेड. एंड सेकंड इज देयर मस्ट बी वेरिएशन इन ट्रेनिंग टास्क. ये नहीं कि आपने हर रोज एक ही टास्क करना है. If you are doing same task every day, you are doing endurance training, तो आपका circulatory और respiratory system will be overloaded. So हमें टास्क को भी चेंज करते रहना चाहिए. Sometimes you have to do flexibility exercise, sometimes strength training exercise, sometimes technical activity or speed training exercise.
इस टास्क को भी चेंज कर देना। अगर टास्क आप चेंज नहीं करेंगे तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज, सीक्वेंस ऑफ टास्क। अभी टास्क का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? जनरली in the initial day of microcycle, we should give more emphasis on speed training, on explosive strength training और technical workout। और जो लास्ट वाला जो होते हैं इनके सेशन, वहाँ हम इंड्योरेंस टाइप की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वीकली प्रोग्राम में सीक्वेंस क्या है टास्क का। पहले जो 2-3 दिन होते हैं उसमें आपने ज़्यादातर एम्फेसाइज देना है, स्पीड ट्रेनिंग है, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, टेक्निक है। और जो लास्ट वाले जो सेशन होते हैं उसमें आपको यू शुड गिव मोर एम्फेसाइज ऑन एंड्योरेंस टाइप ऑफ एक्टिविटी। देन ट्रेनिंग सेशन ऑफ एक्टिव रिकवरी। इन वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम यू शुड आल्सो कीप इन माइंड कि जो वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बीच में हमें एक्टिव रिकवरी के फेसेस भी रखने हैं। जनरली 7 दिन का प्रोग्राम होता है ये, और लास्ट वाला जो डे होता है वी शुड डिवोट फॉर द फुल रेस्ट। अगर ये आपका वीकली प्लान जो है कंपटीशन में फॉल कर रहा है तो आपको इंटेंशनली 2 ट्रेनिंग सेशन, 1-2 ट्रेनिंग सेशन जो एक्टिव रिकवरी के दे देनी चाहिए। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो एथलीट विल मे गो अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। नेक्स्ट इज athlete or coach must know various means of recovery। जो आपका ट्रेनिंग कराने वाला ट्रेनर है, he must know various means of recovery and he should use that means of recovery। There are so many means of recovery like सोना बाथ है, स्टीम बाथ है, मसाज है, फिजियोथेरेपी है। It should be used whenever you do any hard training, you should go for sauna bath or steam bath। And secondly, the coach must know about which type of recovery should be given in which type of training। Generally when you are giving high intensity training, जब आप high intensity training tackle करते हैं, आपको उन टाइप की ट्रेनिंग में after each repetition or after each series of exercise you should take full rest। Like if you are doing speed training, maximum speed training, maximum strength training, plyometric ट्रेनिंग और टेक्निक ट्रेनिंग, इस टाइप की ट्रेनिंग में हमें हर रेपिटेशन या सीरीज ऑफ रेपिटेशन के बाद फुल रेस्ट दे देनी चाहिए। इफ यू आर डूइंग एनी एंड्योरेंस टाइप ऑफ एक्टिविटी लाइक स्पीड एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और एरोबिक एंड्योरेंस, एनारोबिक एंड्योरेंस, वहाँ आप इनसफिशिएंट रिकवरी भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वालिटी कैन बी डेवलप अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। सो हमें पता होना चाहिए कि रिकवरी कहाँ ज़्यादा देनी है, किस टाइप की एक्टिविटी में ज़्यादा होनी चाहिए, किस टाइप की एक्टिविटी में कम होनी चाहिए। सो इफ यू नो ऑल दिस फैक्टर तो हम एथलीट को ओवरलोड से बचा सकते हैं, बिकॉज वी आर गिविंग सफिशिएंट रिकवरी टू द एथलीट। सेकंड रीजन इज रैपिड इंक्रीज ऑफ लोड विदाउट अडॉप्टेशन। अगर आप जल्दी जल्दी लोड को बढ़ाते हैं, लोड को आप अडॉप्ट नहीं करते हैं, एथलीट कैन बी ओवरलोड। ये हमारा एरर है, ट्रेनिंग का एरर है। Load should be increased progressively, and this is the principle of progressive load, principle of increase of progression of load। So load को बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, एक तो होता है स्टेप मेथड, दूसरा है लीनियर मेथड। स्टेप मेथड में क्या करते हैं कि लोड को बढ़ाने के बाद उसको हम बहुत बार रिपीट करते हैं। वी हैव टू रिपीट मैनी टाइम्स जब तक वो आप अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो जनरली दिस स्टेप मेथड वी आर यूजिंग फॉर द एलीट लेवल ऑफ स्पोर्ट्समैन, क्योंकि उनको आगे की परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है द रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट विल बी डिक्रीज्ड। तो वहाँ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें स्टेप मेथड को यूज करना पड़ता है। बट इन लीनियर मेथड इन एवरी ट्रेनिंग सेशन वी आर इंक्रीजिंग द ट्रेनिंग लोड, बट ये वहाँ यूज करते हैं जहाँ आपका लेवल, बेसिक लेवल बहुत नीचे होता है। जैसे लीनियर मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर द चिल्ड्रन। जब आपने ऑफ सीजन स्टार्ट करना है वहाँ थोड़ा बहुत ये लीनियर मेथड यूज कर सकते हैं। लीनियर मेथड में हर एक ट्रेनिंग सेशन में आप लोड को बढ़ा सकते हैं। तो स्टेप मेथड किस लिए यूज करते हैं हम? एडवांस लेवल के लिए यूज करेंगे, बिकॉज स्टेप मेथड आपको टाइम देगा, पहले आप उसको अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लोड अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप
विदाउट अडेप्टेशन जल्दी लोड बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिस्टेक है, एथलीट कैन बी ओवरलोडेड। देन थर्ड पॉइंट इज रैपिड इंक्रीज ऑफ लोड आफ्टर ट्रेनिंग ब्रेक। सो सबसे पहले तो यही है बात कि आवर ट्रेनिंग शुड बी कंटिन्यू। इफ यू वांट टू अचीव द परफॉर्मेंस, the training should continue from day to day, from month to month, from year to year. If you see the successful story of the elite sports person, you will find they are doing continuous training for longer duration. Then only they are reaching up to that level. So that is the first principle of sports training. If you want to achieve the highest performance, training must be continued. अगर if there is a break in between the activity, योर परफॉर्मेंस जो आपने अचीव की है वो वापस चले जाएगी। अगर सपोज करते हैं आपको किसी कारण, इंजरी के कारण, सिकनेस के कारण आपको ब्रेक हो भी जाती है, देन इट शुड बी मिनिमाइज। इमीडिएटली यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। सो अगर आप ट्रेनिंग ब्रेक के बाद आप दोबारा वापस ट्रेनिंग पे आते हैं, you should not carry on the same training program which you were already doing. You should start the training program from the low level of training. You should start with the low intensity exercise, low volume exercise, and you should start with the exercise from the general exercise. Not you can start from the जैसे आप पहले छोड़ के गए थे वहां से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी, बिकॉज ब्रेक करने के बाद आपकी जो है परफॉर्मेंस है वो नीचे आ जाएगी। ब्रेक करने के बाद आपका फिटनेस लेवल है नीचे आ जाएगा। देखा ये गया है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है बहुत स्लो होती है, बट जब आपकी ट्रेनिंग ब्रेक हो जाती है जो आपकी रेट ऑफ डिक्रीजिंग परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा फास्ट है, उसको डबल टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए ब्रेक को अवॉइड करना चाहिए। अगर हो भी जाती है ब्रेक तो आपको ट्रेनिंग को थोड़ा मॉडिफाई कर लेना चाहिए। यू शुड स्टार्ट द ट्रेनिंग फ्रॉम द लो इंटेंसिटी, लो वॉल्यूम। यू शुड do the exercise with the general exercise. Next is too high volume of load with maximum or sub-maximum load. Too high volume of load with maximum or sub-maximum load. Generally हमें पहले भी क्लास में डिस्कस किया है कि there is a relationship between intensity and volume. अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो आपको इंटेंसिटी कम ही रखनी पड़ेगी। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो आपको कम वॉल्यूम से साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन सम टाइम द स्पोर्ट्समैन इज डूइंग हाई वॉल्यूम एक्सरसाइज विद हाई इंटेंसिटी, दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड। अगर आप ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको इंटेंसिटी को कम रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा जितने भी हमारे एंड्योरेंस एथलीट हैं, they are doing the exercise with high volume of training, but उनकी पेस कम रहती है। On the other hand, if you are seeing that speed training, 100 मीटर ट्रेनिंग, 400 मीटर ट्रेनिंग एथलीट देखते हैं या 400 मीटर का एथलीट देखते हैं, आपने देखा कि उसकी जो इंटेंसिटी है, स्पीड ज्यादा होती है, बट उनका वॉल्यूम कम होता है। सो दैट्स वाई अगर आप हाई वॉल्यूम के साथ एक्सरसाइज करनी है तो आपको इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज एथलीट कैन गो अंडर द कंडीशन ऑफ ओवरलोड। नेक्स्ट इज टू हाई इंटेंसिटी इन एंड्योरेंस ट्रेनिंग। अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग में हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करेंगे, अगेन यू कैन बी अंडर द कंडीशन ऑफ ओवरलोड, बिकॉज एंड्योरेंस ट्रेनिंग में वॉल्यूम इज ऑलवेज हाई, वॉल्यूम इज ऑलवेज हाई। तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग में हमेशा ही वर्कआउट जो है इंटेंसिटी है नीचे रख के काम करना पड़ेगा। यू कैन डू द एक्सरसाइज either this is 160, 167, 170 beat per minute. So volume can be 1 hour, 2 hour, that depends upon your nature of events. लेकिन जनरल प्रिंसिपल यही है कि जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आपको पेस को कंट्रोल में रखना चाहिए, इंटेंसिटी को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इज टू मच टेक्निक ट्रेनिंग फॉर लर्निंग डिफिकल्ट मूवमेंट। Too much technical training, learning the difficult movement. So in your training program, if you are giving too much technical training for learning the difficult movement, you must have to have a lot of recovery
pauses in between the technical training. बिकॉज जब आप ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं एथलीट पे अननेसेसरी मेंटल प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए कोच को चाहिए जब भी टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है, एक तो यू शुड डू द टेक्निकल ट्रेनिंग अंडर द फ्रेश कंडीशन, जब वो ओवरलोडेड नहीं, फ्रेश कंडीशन में आप इमीडिएटली आफ्टर वार्म अप यू शुड स्टार्ट द टेक्निकल ट्रेनिंग। और टेक्निकल ट्रेनिंग के बीच में आपको सफिशिएंट पॉजेस ऑफ रेस्ट देने चाहिए, एंड ड्यूरिंग रेस्ट यू शुड मोटिवेट, he should motivate the sportsman, he should educate the sportsman, he should explain something about the technique. If there is very less rest in between the technical training, because already in technical training mental load is there, so athlete can be overloaded. Next one is use of one type of training means. Now if you are excessively use one type of training means, मतलब ट्रेनिंग के साधन, तब भी आप आपका एथलीट ओवरलोड हो सकता है। इफ यू आर डूइंग ओनली वन ट्रेनिंग मीन्स, सपोज करते हैं आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, यू आर डूइंग ओनली वेट ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग, तो एथलीट कैन बी फेड अप। वेट ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए देयर आर सो मेनी means you can do medicine ball exercise, you can do jumping exercise, you can do TheraBand exercise, you can do sit-ups, pull-ups, wall bar exercise, sand exercise, stair exercise. The coach must have to have variation of exercise, rich variation of exercise. Sometimes you have to do the exercise with isometric contraction exercise, sometimes isokinetic exercise, sometimes concentric contraction exercise, eccentric exercise. So there must be variation in your training program. If you have a lot of variation, you can avoid the premature of overload. फटीग को आप बचा सकते हैं। सो एक्सरसाइज की वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट इज रीजन इज टू मेनी कंपटीशन इन योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इफ यू हैव लॉट ऑफ competition should be according to the level of the athlete. If athlete is ready for the participation in the competition, if he is physically and mentally ready to participate in the competition, then only you can participate. So before participating in the competition, you should check each and every aspect of the athlete. You should check his physical fitness level. You should check his specific fitness level, technical level. Everything you have to check. And you should decide. There may be a lot of competition. You should decide a number of competition. कौन सा competition आपने participate करना, और बीच में sufficient rest होनी चाहिए. And it should be according to the प्रोग्रेसिव डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। सबसे पहले आपने लो लेवल का कंपटीशन पार्टिसिपेट करो, उसके बाद मीडियम का, उसके बाद हाई लेवल का। जो लास्ट में कंपटीशन है, इट शुड बी important competitions, because you are developing so many quality from the competition itself. So you must know about कि आपने competition की date कैसे fix करनी है. For children, number of competition should be less. For high level of sportsmen, number of competition can be high. Because if the sportsman, low level of sportsman will give more number of competition, then he can be premature burnout. कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और आ जाना है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, दैट इज हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। कम से कम आपको 1-1.5 महीने की कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर बच्चे को ज्यादा नंबर ऑफ कंपटीशन देंगे तो डेफिनेटली ही कैन बी ओवरलोडेड। लैक ऑफ फेथ इन कोचिंग, कोच में फेथ ही नहीं है। बहुत सारे एथलीट को कोच में फेथ नहीं होता है। दे आर थिंकिंग दैट कोच इज नॉट डूइंग ऑप्टिमम ट्रेनिंग। तो कई बार क्या होता है कि एथलीट कोच के बिना, कोच के एब्सेंस के बिना, जो प्रेजेंस के बिना अलग प्रैक्टिस करता है, इज डूइंग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, जिसकी वजह से भी एथलीट ओवरलोड हो सकता है। देयर मस्ट बी फेथ इन कोच। कोच को स्पोर्ट्समैन पे फेथ होना चाहिए और स्पोर्ट्समैन को कोच पे फेथ होना चाहिए। Then frequent failure or defeat in unrealistic goal. Now, if the sportsman is frequently failure in his goal, जो भी गोल आपने फिक्स किए हैं, चाहे वो फिटनेस के गोल हैं, चाहे वो कंपटीशन के गोल हैं,
अगर आप फ्रीक्वेंटली उसमें फेल हो रहे हैं तो एथलीट विल बी मेंटली डिस्टर्ब। तो गोल फिक्स करने से पहले कोच हैज टू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्पोर्ट्समैन। सपोज करते हैं आपने उसके फिटनेस के टारगेट फिक्स करने हैं, तो टारगेट जो है इट शुड बी फिजिबल, इट शुड बी अचीवेबल, देयर इज नो यूज ऑफ बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। तो फिटनेस टारगेट को फिक्स करने से पहले ही शुड कंडक्ट सम फिटनेस टेस्ट and he should come to know what are the training facilities having with this, what are scientific facilities having, और कब ये टारगेट अचीव करने हैं। सो टारगेट जो फिक्स करना है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्पोर्ट्समैन, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द स्पोर्ट्समैन, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, उसकी रेट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे जा रही है। अगर आपके जो टारगेट है फेल हो रहे हैं तो एथलीट अनसेसरी वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जब भी टारगेट फिक्स करना है इट शुड बी इन रियलिस्टिक। यू कैन कंसल्ट विद द साइंटिस्ट, you can consult with a fitness expert while fixing the target and it should be achieved। तो जब टारगेट अचीव नहीं होता तो एथलीट अपसेट हो सकता है जिसकी वजह से मेंटल लोड होता है। Then sequence of exercises and tasks. Sequence of exercise. Now during training program, the sequence of exercise should be arranged in such a way so that different muscle group, different organ, different system should be stressed। अगर आप एक्सरसाइज इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि एक ही मसल, एक ही ऑर्गन, एक ही बॉडी का पार्ट अगेन एंड अगेन एक्सरसाइज कर रहा है, दैट पार्ट विल बी ओवरलोडेड। तो हमें जो सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज है, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए it should be organized in such a way so that different muscle groups should be exercised again and again, different system should involve, different जो आपका organs है that should be involved, and task also there must be different task। ये नहीं कहे कि हर रोज आपने एक ही टास्क करना है। सीक्वेंस ऑफ टास्क, टास्क क्या है? टास्क हो सकता है आपका स्पीड ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इंड्योरेंस ट्रेनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है, स्पेसिफिक कोई टास्क हो सकता है। While fixing the task, you have to keep in mind कि कौन सा टास्क पहले रखना है, कौन सा टास्क बाद में रखना है। अगर सपोज करते हैं आपने एक सेशन में 2 टास्क को टैकल करना है, एक ही सेशन में 2 टास्क को टैकल करना है। सपोज यू हैव टू टेक द टास्क ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग एंड टेक्निक ट्रेनिंग। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन सा टास्क हमने कंप्लीट करना है, उसके बाद कौन सा कंप्लीट करना है। Generally, when we are tackling 2 tasks, we are dividing the training session into 2 part, एक फर्स्ट पार्ट, दूसरा सेकंड पार्ट। अगर सपोज करते हैं 1.5 घंटे की क्लास है तो 45 मिनट पहले वाला सेशन हो जाएगा, 45 मिनट बाद वाला सेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज में आपने क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट टास्क। फर्स्ट फेज में यू कैन डू स्पीड ट्रेनिंग, यू कैन डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू कैन डू स्पेशली कोऑर्डिनेटिव ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग, रिएक्शन ट्रेनिंग। बट जो सेकंड टास्क है, जो सेकंड वाला फेस होगा, वहां आपने स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कर सकते हैं, एरोबिक एंड्योरेंस कर सकते हैं और स्पीड एंड्योरेंस कर सकते हैं। सो टास्क शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए वे सो दैट आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सिस्टमैटिक रहे। तो नेक्स्ट इज वे ऑफ लाइफ। आपका लाइफस्टाइल कैसा है? First is insufficient night sleep. Now, if the sportsman is not getting full rest during the night, morning आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम sufficiently आप उसको टैकल नहीं कर पाते। At least 7 to 8 hour of night sleep is important. It is required. इसके अलावा अगर आपको दोपहर को भी 1-1.5 घंटे की रेस्ट मिल जाती है, that is very good. That is good for training. बट आप कुछ ज्यादा ही स्लीप लेते हैं, उससे आपका नर्वस सिस्टम भी वीक हो सकता है। तो स्लीप शुड बी ऑप्टिमम। स्लीप विल मेक यू मेंटल एंड फिजिकली रिलैक्स। सो 7 to 8 hour ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इर्रेगुलर डेली रूटीन। अगर आपका डेली रूटीन इर्रेगुलर है, रूटीन पे नहीं है, तो आपको यू विल सफर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। डेली रूटीन का मतलब है आपका डेली उठने का
जागने का टाइम है, सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, प्रैक्टिस का टाइम है। अगर आप डेली रूटीन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका सर्काडियन रिदम जो है, बॉडी का रिदम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप जो लंच है 1 बजे के बजाय आप 3 बजे करेंगे तो शाम को ट्रेनिंग में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए जितने भी आपके रूटीन है, जितने भी आपके डेली रूटीन के एक्टिविटीज हैं, ये आपके कंट्रोल में होने चाहिए। excessive use of alcohol and tobacco. So it is a well accepted fact कि अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेंगे, एक्सेसिव यूज़ करेंगे, तंबाकू यूज़ करेंगे, इससे हमारा रिकवरी प्रोसेस स्लो हो जाता है and it is not good for health. Tobacco is always dangerous for your heart and lungs. So we should avoid the excessive alcohol and tobacco, especially for the sports people, because इसका कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान है। बैड लिविंग कंडीशन, so आपकी लिविंग कंडीशन कैसी है? If your living condition is not congenial, then definitely athlete can be under the condition of overload. Insufficient leisure time and improper use of फ्री टाइम। अगर स्पोर्ट्समैन के पास सफिशिएंट टाइम ही नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, अपने लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है, म्यूजिक सुनने के लिए टाइम नहीं है, मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं है, ऑलवेज ही इज अननेसेसरी बिजी, टेंशन बढ़ जाएगी, he will be mentally disturbed. So he must have to have sufficient time, that is leisure time for himself, जहां वो थोड़ा सा म्यूजिक सुन सके। यहाँ वो थोड़ा मेडिटेशन कर सके उसको। तो स्पोर्ट्समैन शुड टेक बैलेंस डाइट। सबसे पहले तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द स्पोर्ट्समैन, अकॉर्डिंग टू द सेक्स ऑफ द स्पोर्ट्समैन एंड अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स, किस टाइप के आप स्पोर्ट्स करते हैं। आप पावर स्पोर्ट्स में हैं, आप एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में हैं, आप टीम गेम में हैं, accordingly your diet should be and also it should be according to the growth also, timing also. जनरली जो स्पोर्ट्समैन है उसको 5 मील लेने चाहिए। फॉर नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए देर आर 3 मील्स। लंच होता है, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और डिनर होता है। आम आदमी के लिए 3 मेजर मील होते हैं, एक ब्रेकफास्ट है, एक लंच है और एक डिनर है। लेकिन स्पोर्ट्समैन के लिए 5 मील होने चाहिए। 2 मील जो है वो लंच, एक लंच से पहले और लंच के बाद। लंच से पहले ही शुड टेक सम जूस, फ्रूट और स्नैक्स, एंड इवन आफ्टर द लंच ही शुड टेक अगेन फ्रूट जूस, और टी ले सकता है, कुछ और बिस्किट ले सकता है। सो फॉर sportsman there must be 5 meal. Small meal can be given before and after the lunch. So after training or competition, light digestive drink consist of carbohydrate, required minerals, vitamin, salt and lime juice should be there. So after the training, after the competition, you have to have digestive drink consist of carbohydrate, required mineral, vitamin, etc. फैंसी डाइट शुड बी अवॉइडेड। फैंसी डाइट जो होती है, चाट पल्ले जो होते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए स्पोर्ट्समैन को। स्पाइसी डाइट शुड बी अवॉइडेड एंड हाई प्रोटीन डाइट जो है, फैट वाली डाइट है, ये जनरली 2-3 घंटे ट्रेनिंग के 2-3 घंटे के बाद ही लेनी चाहिए। तो हियर आवर मेन एम्फेसाइज इज, so far as nutrition is concerned, the sportsman should take balanced diet, जो उसके अकॉर्डिंग टू गेम है, अकॉर्डिंग टू साइज है, अकॉर्डिंग टू एज है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट है। फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन you should consult with the nutrition expert.
Then frequent losing or gaining body weight. Now, अगर sportsman frequently अपना weight lose करता है या gain करता है, it means something is wrong with his training program. Some people intentionally they are losing their training this weight, body weight. They are taking a lot of sauna bath. Some people they are taking medicine to lose the body weight through urine. तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से एथलीट ओवरलोड हो सकता है. तो फ्रीक्वेंटली वी शुड नॉट यूज बाय टेकिंग मेडिसिन और सोना बाथ और स्टीम बाथ. Too much sauna bath is not good for health. Too much this medicine reducing for body weight is not good. अगर आपका suddenly weight बढ़ता है, it means training program is also not according to your this training schedule. So उसको भी check करना चाहिए. Next is environmental factor. Now in environmental factor there may be some problem in the family. Family में कोई problem है, unnecessary there will be disturbance. Athlete will be mentally disturbed. So try to sort out. Coach अगर possible है, he should sort out the problem of the family. इसकी वजह से भी athlete overload हो सकता है. Profession में कई बार बहुत सारा problem होता है. Profession में there is no satisfaction. तो अगर profession में कोई problem है, that also contribute to the overload. High load due to job. आपको स्टडी करने प्रैक्टिस करने के बाद अगेन यू हैव टू डू मैनुअल जॉब ड्यूरिंग द आपका ड्यूटी, तो उसकी वजह से भी आपका एथलीट ओवरलोड हो सकता है. मेंटल लोड ड्यू टू स्टडी. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जनरली एथलीट इज फेसिंग लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर. तो कोच को चाहिए थोड़ा सा ट्रेनिंग लोड कोऑर्डिनेट कर ले, ट्रेनिंग लोड तो थोड़ा कम कर ले, एडजस्टमेंट कर ले, अदरवाइज एथलीट कैन बी ओवरलोड. सो मेंटल लोड स्टडी का हो सकता है, किसी और प्रॉब्लम का हो सकता है, दैट शुड यू फाइंड आउट. पुअर रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन. समटाइम देयर इज अ very poor result in the examination. Sportsman will be upset. So due to that also athlete can be overload. And tension with colleagues and friend. Sometimes unnecessary there is a tension with the friends, with the colleague, that lead to unnecessary mental tension. इसकी वजह से भी athlete overload हो सकता है. Then fourth point is health disturbances. Now sometimes athlete is facing from fever, cold and cough. The coach must know. He should change the program accordingly. If without knowing this cold, cough, etc., coach is doing the same training program, athlete can be overloaded. Immediately you should consult the doctor and take proper medicine. Similarly, digestive infections and disturbances. If the athlete is facing digestive problem, disturbances, he should immediately consult the doctor. Otherwise, he can be overloaded. Effect after infection and illness. Affection or illness. So, affection के बाद generally athlete will feel weakness. Illness के बाद weakness feel होता है. तो training को थोड़ा modify कर लेना चाहिए, because when the athlete is weak, he cannot cope up with the training load. Now this point we have already discussed. It is on the single slide, like environmental factor, training factor, of living, health, nutrition, that we have already discussed. Now we'll discuss about symptom of overload. Symptom क्या है overload के? Now first symptom is psychological symptom that we'll discuss. Then performance symptom. Then somatic functional symptom. Now when the athlete is under the condition of overload, he will be excited. Excitement will be increased. संवेदनाशील उसकी बढ़ जाएगी. That type of psychology symptoms we can see. Then quarrelsome. He will become more झगड़ालू, जिसको बोलते हैं झगड़ालू, quarrelsome, easily fight, argument करना. So when the sportsman is under the condition of overload, generally he will
छोटी छोटी बात पे लड़ेगा वो. This type of character you can see. Then less contact with coach and colleague. When the athlete will be under the condition of overload, he will avoid the coaches. He will not face the coaches. Even he will avoid the colleague. This type of symptom we can see when the athlete is overloaded. Increase sensitivity. Sensitivity बढ़ जाती है उसकी. कोई भी थोड़ी सी उसकी क्रिटिसाइज करता है, he will be excited. So this type of symptom you can see. Depression. He will become depressed. Under the condition of load, he will become under depressed. Low spirit में रहता है, मोटिवेट नहीं रहता, डिप्रेशन में रहता है, कुछ करने की चाहत नहीं होती है. इस टाइप का सिम्टम आपको देखने को मिलता है. लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उसका, कॉन्फिडेंस उसका लूज हो जाता है. लॉस ऑफ मोटिवेशन. This type of symptom we can see. Motivation is decreased. कुछ करने को दिल नहीं करता है. Uneasy and not at peace with himself. He will always feel uneasy. उसको शांति नहीं मिलती उसको. Uneasy feel करता है when the athlete is under the condition of overload. So these are the psychological symptom. Then performance symptom. So first of all, we'll discuss about movement coordination. When the athlete will be under the condition of overload, there will be a lot of mistake during the movement coordination. Number one is less coordination. जो भी वो movement करता है, technical movement करता है, whatever the exercise is doing, उसमें movement की जो coordination है वो decrease हो जाती है. Movement is not coordinated. Movement is not with flow. There is no rhythmic movement. There is no balance whenever he is doing the technical exercise. So there are a lot of mistakes. Coordination is disturbed. Why it is disturbed? Because he is overloaded. Second point is increased movement error. Whenever he do any movement, any exercise, you will see a lot of error, because he is already under the mental pressure. Physical capacity is decreased. So you can see a lot of error. Jump लगाता है, बहुत सारी mistake निकलती है. He is doing throwing activity, you will see lot of error in the moment. So he is deviating from the technical model. जो आपका model है उससे deviate हो जाता है considerably. Reason is because he is overloaded. Decreased concentration ability. During the condition of overload, athlete is not able to concentrate. He is not able to concentrate on coach. जो भी coach उसको educate करता है, demonstrate करता है, he is not able to concentrate because he is overload. This type of symptom you can see. Decreased correction ability. When the athlete is under the condition of overload, he is not able to correct the wrong things. अगर उसको पता भी चलता है कि मैं ये गलत मूवमेंट कर रहा हूँ, even then he is not able to correct himself. Reason is he is overload. तो ये correction ability भी उसकी कम हो जाती है. Decrease differentiation ability. So under the condition of overload, he is not able to differentiate different movements. उसको नहीं पता चलता है कि बॉल की स्पीड क्या है, बॉल किस डायरेक्शन में आ रही है, जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ किस रेंज ऑफ मोशन से फोर्स लगा रहा हूँ. तो जो भी मूवमेंट करता है उसमें जो डिफरेंट मूवमेंट है उसको जज करने की उसकी एबिलिटी वीक हो जाती है. डिफरेंशिएबिलिटी मींस इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट. अपने पार्टनर को नहीं पता चलता वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ आ रहा है, बॉल कहाँ जा रही है, वहां कहाँ आ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, बॉल की स्पीड क्या है, किस एंगल पे जा रही है. If he is playing with the team games, so his differentiation ability will be reduced. Now we'll discuss about conditional ability. When the athlete is under the condition of overload, तो उसकी conditional ability पे, fitness पे क्या फर्क पड़ता है? Generally, all conditional ability are decreased, especially speed, strength, and endurance. Speed will be decreased, strength will be decreased,
and endurance capacity will be decreased. And considerably flexibility also affected. Coordination is also affected. And there will be slow recovery. After each exercise, the recovery process will be very slow because mentally and physically he is already tired. कोई भी एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करने के बाद उसका जो रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है. If you are physically fit, after each repetition, you will recover very faster. But here, you will take a lot of time to recover, to come to the normal stage. So recovery process जो है उसका slow हो जाता है when athlete is under the condition of load. Competition qualities. During the condition of overload, he is not ready to participate in the competition. Competition quality जो decrease हो जाती है, is not willing to participate in the competition because he is mentally tired. He try to avoid the competition. Inability to face difficult situation. During training or during competition, he try to avoid the difficult situations. He is not able to face the difficult situation. Always try to avoid because he is under the mental and load situation. Decrease tendency to surrender in a competition. So sometimes when the athlete is overloaded, we have seen in between the competition, he will leave the competition. Surrender कर देते हैं. We have seen so many sportsmen in cross country, in marathon race. Many people will surrender in between the exercise because he may be overloaded. In boxing, you can see so many people, they surrender in between the exercise. Even during training also, some people are surrender. They are not able to cope up with the training load. Unable to follow strategy. When the athlete is overloaded, he is not able to follow the strategy during the competition. Strategy means जो आपने pre-plan training बनाया है, pre-plan आपने जो भी strategy बनाई है, उसको आप follow नहीं कर सकते, and he will forget to follow the strategy because mentally and physically he is disturbed. So there is difference between strategy and tactics. Tactics तो immediate हम apply करते हैं, strategy हम competition से पहले ही apply करते हैं. Competition में participate करने से पहले training के दौरान हम strategy बना लेते हैं कि ऐसे किसी athlete को tackle करना है. We have to keep in mind the strong and weak point of the opponent and accordingly we'll make a strategy. But when our athlete is overloaded, then it is difficult to follow the strategy because he will forget. He cannot follow the strategy. Now, somatic functional symptom. Under the condition of overload, there will be loss of sleep. During night, there will be problem of sleep. Sleep खत्म हो जाती है. He is not taking proper rest. Loss of appetite. भूख कम लगती है when the athlete is overloaded. Loss of body weight. Body weight भी कम हो जाता है under the condition of overload. Sweating easily sweating आती है. Though you are not doing any heavy training load, but sweating is easily. Without training also sweating जो आती रहती है. Injury के चांस बढ़ जाते हैं. Infection के चांस बढ़ जाते हैं. Because under the condition of overload, आपका जो immune system है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी इंजरी के चांस या इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं. Decreased vital capacity. You are not able to take proper inhalation or exhalation. आपकी vital capacity भी decrease हो जाती है when the athlete is under the condition of overload. Slow pulse recovery. We have already discussed कि जब athlete overload होता है उसकी pulse की recovery है वो slow हो जाती है. That also we have discussed. Now we'll discuss how to tackle the overload. Now for proper tackling the state of overload, the coach, sportsman and doctor should work together. If possible, psychologist also, he should come and help
to find out the real cause of the overload. तो मेनली कोच को, स्पोर्ट्समैन को और डॉक्टर को and even psychologist also, they should come together, they should study the sportsman, कहाँ weakness है, कहाँ उसकी problem है, try to find out. First of all, region should be find out. The coach should know the total load on the sportsman. कोच को पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग के अलावा उसका और दूसरे लोड कितने हैं, घर के लोड कितने हैं, क्या वो मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, क्या उसकी स्टडी तो नहीं है, क्या तो एग्जाम में उसका रिजल्ट तो अच्छे नहीं है, क्या उसको जॉब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही शुड नो टोटल लोड. ट्रेनिंग का लोड तो उसको पता है कोच को, लेकिन दूसरा जो लोड है, इट इज हिज ड्यूटी. ही शुड नो अबाउट अदर लोड आल्सो. And he should properly coordinate the training load with other type of load. अगर लगता है इसके दूसरे लोड, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो कोच को ट्रेनिंग के लोड को थोड़ा कम कर लेना चाहिए. He should reduce the volume, he should reduce the intensity, he should change the nature of exercise, he should change the method of exercise. कोच को थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, लोड अपना कम कर देना पड़ेगा, या फिर उसको जो वो बाहर वाले लोड लेता है उसमें थोड़ी बहुत वो हेल्प कर सकता है. मेंटल टेंशन है, उसको इमीडिएटली ही शुड कंसल्ट द साइकोलॉजिस्ट. अगर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, इमीडिएटली ही शुड टेक टू द डॉक्टर्स. लाइक दिस द कोच शुड हेल्प. फॉर प्रॉपर कंट्रोलिंग द ओवरलोड, फॉलोइंग थिंग वी शुड कीप इन माइंड. द फर्स्ट पॉइंट इज द कोच शुड रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ ओवरलोड एज अर्ली एज पॉसिबल. सबसे पहले ड्यूटी बनती है कि एथलीट को जल्दी उसके ओवरलोड को डिटेक्ट करना है. एंड इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू साइकोलॉजिकल सिम्टम, क्योंकि जब भी एथलीट ओवरलोड होता है वो साइकोलॉजिकल सिम्टम शो करने लग जाता है, अनयूजुअल बिहेवियर करता है. सो मेनी जो सिम्टम्स के अनयूजुअल बिहेवियर है, जैसे डिप्रेशन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और एक्साइटेबिलिटी है, और नॉट इन पीस हिमसेल्फ. ये सारे फैक्टर जो है, जो सिम्टम है, देख लेने चाहिए. सम है, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी है. इससे थ्रू हमें पता चल जाता है कि वेदर द एथलीट इज फिजिकली फिट और नॉट, वेदर ही इज अंडर द कंडीशन ऑफ लोड और नॉट. सो व्हेन यू कंफर्म दैट योर एथलीट इज ओवरलोडेड, immediately you should reduce the training load. ट्रेनिंग लोड शुड बी रिड्यूस कंसिडरेबली. एटलीस्ट 50 to 60% जो आपका लोड है, चाहे वो वॉल्यूम है, चाहे वो इंटेंसिटी है, 50 to 60% load should be increased. And you should increase the additional means of recovery. Various means of recovery should be increased. Like sauna bath hai, steam bath hai, massage hai, proper diet, additional supplement of vitamin, etc. should be given. The coach must know various means of recovery and apply accordingly. Now there are in the market, there are so many recovery drinks. The coach must know about, and she should provide to the sports person. Supplement का क्या role है? Supplement is meant for faster recovery. That should be provided when the athlete is overloaded. Competition and trial should be avoided when the athlete is under the condition of overloaded. The competition, because in competition, athlete has to face high intensity exercise. Even before the competition, he has to do very highly specific exercise, very highly competitive exercise. He has to tackle heavy load. And even when he participates in the company, that is purely full intensity activity. That should be avoided. Even trial should be avoided. Even specific means of training should be avoided. Specific means and method of training should be replaced with the general means. जनरल एक्सरसाइज पे आ जाना चाहिए, जनरल मेथड पे आ जाना चाहिए, जहाँ इंटेंसिटी कम हो, वॉल्यूम कम हो. You should not do the exercise which is related with your sports. स्पोर्ट्स को चेंज कर दो, आप स्विमिंग करो, वॉलीबॉल खेल लो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर लो, so that mentally he should be relaxed. Medical doctor should be consulted.
If it is required, doctor should be consulted. If necessary, sportsman must be medically examined. Take his test, different test, biochemistry test, blood test. क्या कमी है? क्या यूरिक एसिड तो ज्यादा नहीं बढ़ा, यूरिया तो नहीं बढ़ा, लैक्टिक एसिड कितना कंसंट्रेट हुआ है, मसल की कितनी वियर टीयर हुई है. So each and everything we have to examine. And also try to consult the nutritionist. When the athlete is overloaded, he should consult his diet. He should get the feedback about his whatever he is taking. So far as nutrition is concerned, he should check calories, protein, vitamin, mineral, and supplements. He can give some tips to avoid the overload. Now try to find out the real cause of overload. Then organize meeting. If you want to find out the real cause of overload, organize meeting. Organize meeting with the sportsman, with his family member, with his friends, with his colleagues. We should try to find out the real cause from these peoples. And after finding out the real cause, accordingly, the training should be modified to make it more suitable for the sportsman. Training should start from the low level. More emphasis should be given on general exercises, low volume, low intensity. Stress should be reduced. If athlete is facing some mental load, it should be reduced. For that, you have to consult the psychologist if needed. Try to reduce his mental stress, maybe due to job, maybe due to family problem, social problem, etc. Finally, the training should be restart according to the revised plan. Plan should be revised. Plan को change करना है. Change क्या करना है? Load को कम कर दो. Specific exercise को कम कर दो. Intensity को कम कर दो. You can start from the just like a basic जब आप basic fitness का जो training program करते हैं, that type of training you can start. So gradually you can increase, specific exercise. You can increase intensity also. You can increase volume of training also. So these are the major suggestions to tackle the overload. Thank you. Anybody is asking some questions?